बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फेज ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्कस करेंगे। ये देखिए, हमने जो वाइब्रेटरी मोशन को कोरिलेट किया था सर्कुलर मोशन के साथ, तो उसमें एक पैरामीटर जो है वो थीटा हमने इस्तेमाल किया था। तो ये थीटा जो है बेसिकली फेज कहलाता है। ये पहले मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत कर देता हूँ और फिर दोबारा इसी फेज की तरफ आते हैं। तो हमने ये कहा कि एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है। उसका इनिशियल जो पॉइंट है वो ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये ओरिजिन कह दे सर्कल का, और ये O1 जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां से जब बॉडी जो है रोटेट करती है तो क्या होता है, हमने कहा था कि एक स्टेबिलिटी के बाद ये बिल्कुल यहाँ पे पहुंच जाती है, क्योंकि ये पी पॉइंट पे चलो ये इस सर्कल में रोटेट कर रहा है। तो अब ये देखिए, इस लाइन के ऊपर हमने इसका प्रोजेक्शन लिया था, इस डायमीटर के ऊपर इसका प्रोजेक्शन लिया था सॉरी। तो ये देखिए, ये पॉइंट हमने कहा था कि n के बराबर है, और ये n जो है वो ऑसिलेट करता है। ये जो हमारा वर्टिकल एक्सेस है इसके अक्रॉस, तो ये एंगल बनता है थीटा। तो ये एंगल भी हमने थीटा कहा था। अब यहां देखेंगे, जब ये P जो है इस पॉइंट के ऊपर होता है तो बॉडी जो है उसका जो प्रोजेक्शन है, यानी कि ये एंड पॉइंट जो है वो होता है मीन पोजीशन के ऊपर। ये है मीन पोजीशन। तो उस वक्त इसका जो पोजीशन होगी यानी कि वो ये होगी, और ये देखिए इस पॉइंट के ऊपर OP जो है वो O1 के पैरेलल होगा, यानी कि ये पॉइंट जब यहाँ पे होगा इसका मतलब यह है कि ये रेडियस जो है वो यहाँ पे लाई करता होगा। तो उस वक्त ये थीटा जो है उसकी एंगल की वैल्यू जो है, थीटा जो एंगल हमने लिया इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 के इक्वल होगी। अब अगली जो पोजीशन है, हम ये कहते हैं कि P पॉइंट यहां से यहां तक पहुंच गया, तो ये जो एंगल बनता है ये π/2 के इक्वल हो गया, और उस वक्त n जो है वो यहां पे लाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये n जो है टॉप पोजीशन पे होगा तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे π/2 रेडियन या 90 डिग्री के इक्वल होगी। और इसी तरह जब ये P रोटेट करता हुआ यहां पे पहुंच जाता है तो इसका क्या मतलब हुआ, एंड पॉइंट यहां से वापस आता है ओरिजिन के ऊपर, यानी कि ये दोबारा इस पोजीशन के ऊपर आ जाता है। और यहां पे थीटा की वैल्यू जो है वो आप ये देखिए पाई के इक्वल होगी, ये पाई के बराबर होगी। और इसी तरह ये बॉडी जो है या P पॉइंट जो है रोटेट करता हुआ जब यहां पे पहुंचता है तो उस वक्त इस इनिशियल पोजीशन से इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनता है वो π/3 या ये किसके बराबर होगा भाई, 270 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि जिस तरह यहां हम 0 कहते हैं, ये पाई रेडियन या 180 डिग्री हो गया, और ये थीटा यहाँ पे क्या होगा, यानी कि ये एंगल जो है इस पोजीशन के ऊपर जब ये लाइन जो है इस तरह रोटेट करती हुई यहाँ पे पहुंच जाएगी तो उस वक्त इसने जब पूरा एंगल यहां से स्वीप किया, देखें ये 270 डिग्री या 3π/2 रेडियन के इक्वल होगा। ये 3π/2 रेडियन या ये 270 डिग्री के इक्वल हो गया। और उस वक्त उसके बाद क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट यह मूव करता हुआ, यानी कि ये P जो पॉइंट हम कहते हैं कि सर्कल में रोटेट कर रहा है, तो जब ये यहां दोबारा पहुंचेगा तो ये देखिए ये पूरा एंगल जो बनता है ये 360 डिग्री का बन गया या 2π रेडियन के इक्वल हो गया। यानी कि यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, जब ये हमारा जो O1 है इस पॉइंट के ऊपर होगा, उसका n उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे होगा। जैसे जैसे O जो है इधर, यानी कि P जो है, ये P पॉइंट हम कहते हैं कि रोटेट कर रहा है ना, तो ये तो इसकी इनिशियल जो रेफरेंस लाइन हमने ड्रा की है O1। तो अब यहां से रोटेट करता हुआ P पॉइंट दोबारा यहां पे पहुंच गया। इसका मतलब ये हुआ कि n जो है पहले यहां पे था, फिर ऊपर चला गया, फिर यहां पे आया, फिर नीचे बॉटम पे आ गया, और दोबारा अब इस
पोजीशन के ऊपर पहुंचा है, तो यहां जो है थीटा फिर 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम ये कहें कि थीटा की वैल्यू जो है 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये होगा कि n जो है वो मीन पोजीशन के ऊपर लाई करता है, और अगर थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ये जो इसका n है ये एक एक्सट्रीम पोजीशन पे लाई करता है। और इसी तरह थीटा की वैल्यू जो है जब पाई रेडियन या 180 डिग्री हो जाती है, तो फिर हम कहते हैं कि n जो है यानी कि इसका जो प्रोजेक्शन है वो फिर ओरिजिन के ऊपर है। लेकिन पहले भी ये मिड पॉइंट के ऊपर था, अभी मिड पॉइंट के ऊपर है या मीन पोजीशन के ऊपर है। दोनों में फर्क क्या हुआ? जब थीटा 0 के बराबर था तो उस वक्त इसका ट्रेंड जो है मोशन का अपवर्ड था, और जब थीटा जो है 180 डिग्री का हो गया तो अब इसका ट्रेंड जो है मोशन का वो डाउनवर्ड होगा। उसके बाद ये देखिए कि बॉडी जो है यानी कि ये पी रोटेट करता हुआ यहाँ पे पहुंचा, तो एन जो है वो यहाँ पे पहुंच गया बॉटम पे, यानी कि जो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है, एक एक्सट्रीम पोजीशन ये होगी, एक एक्सट्रीम पोजीशन ये होगी। इसका मतलब दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन जो है वो 3π/2 रेडियन या 270 डिग्री के ऊपर बनती है। और इसी तरह जब पूरा 360 डिग्री जो है ये हमारा ओपी लाइन जो है 360 डिग्री रोटेट कर जाती है, तो एन जो है दोबारा सेंटर के ऊपर आ जाता है, ओरिजिन के ऊपर आ जाता है, मीन पोजीशन के ऊपर आ जाता है। तो इसका मतलब यह हो कि ये एक इसका साइकिल जो है, ये इसका एक वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि थीटा से हम ये पता चला सकते हैं कि हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है किस पोजीशन पे लाई करता है। अगर हम कहते हैं कि थीटा 0 के बराबर है, तो हमें यह पता होगा कि हमारा जो ऑसिलेटर है वो मीन पोजीशन पे है, और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट का ट्रेंड है वो अपवर्ड है। और इसी तरह अगर एंगल जो है थीटा जो है वो 90 डिग्री का है या π/2 रेडियन के इक्वल है, तो हमें यह पता होगा कि अब हमारा जो ऑसिलेटर है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे लाई करता है। और ये इस सिचुएशन में देखें कि हाईएस्ट जो अपर या जो पोजीशन है वहां पे लाई करता है। और उसके बाद जब हम कहते हैं कि एंगल जो है 180 डिग्री का है, तो हमें ये पता होगा कि अब हमारा ऑसिलेटर जो है वो मीन पोजीशन पे लाई करता है, लेकिन अब उसका ट्रेंड जो है मोशन का वो डाउनवर्ड है। और इसी तरह जब एंगल जो है 360 डिग्री का 270 डिग्री का हो जाएगा या 3π/2 रेडियन के इक्वल होगा, तो उस वक्त हमें पता होगा कि हमारा ऑसिलेटर जो है फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया, लेकिन अब ये पोजीशन जो है पहली पोजीशन के एग्जैक्टली अपोजिट है। मीन अगर ये टॉप है तो ये बॉटम पे है। और इसी तरह जब एंगल जो है वो 2π रेडियन या 360 डिग्री का हो जाता है, तो हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो ओरिजिन के ऊपर या मीन पोजीशन के ऊपर लाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये थीटा यानी कि एंगल जो है ये हमें बताता है, नंबर 1 पोजीशन बताता है कि ऑसिलेटर जो है कहां पे लाई करता है, और दूसरा उसकी डायरेक्शन बताता है कि अब इसने किस डायरेक्शन में मूव करना है। यानी कि नंबर 1 तो ओरिजिन से यानी कि मीन पोजीशन से इसके डिस्टेंस का पता चलता है, और दूसरा हमें पता चलता है डायरेक्शन का कि किस डायरेक्शन में इसकी मोशन होगी। तो सिंपल बात क्या हुई कि फेज एक ऐसा एंगल है जो हमें बताता है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कहां पे लाई करता है, यानी कि उसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है। नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट बताता है और दूसरा डायरेक्शन बताता है। ये देखिए मैंने दो चीजें जो हैं वो क्यों लिखी है यहाँ। डिस्प्लेसमेंट, ये देखिए ये इस पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर है, लेकिन अगर थीटा जो है 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब अब इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, और थीटा जो है 180 डिग्री का होगा तो डिस्प्लेसमेंट अब भी 0 के बराबर है, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। तो कहना यह चाहता था कि एंगल फेज जो है बेसिकली एक ऐसा एंगल है जो हमें यह बताता है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है उसकी डायरेक्शन किधर है मोशन की, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन बताने के लिए जो हम एंगल इस्तेमाल करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, वो एक्चुअली कहलाता है फेज ऑफ द ऑसिलेटर। अब हम ये देखते हैं कि ये फेज जो है हमारे पास
सॉरी, क्या ये फेज जो है इसको हम स्प्लिट भी कर सकते हैं? तो डेफिनेटली इसको स्प्लिट किया जा सकता है, लेकिन कैसे? ये देखिए, इस सिचुएशन में अगर हम कहते हैं कि पी जो है यहां से अपनी मूवमेंट शुरू करता है, तो उस वक्त तो क्या होगा, ये इसका जो इनिशियल पोजीशन है उसकी, यानी कि हमारा जो OP है और OO1 जो है उनके दरमियान एंगल की वैल्यू 0 के बराबर है। लेकिन कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो लाजमी तो नहीं है उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ओरिजिन के ऊपर ही हो। फॉर एग्जांपल ये देखें ना, अब पंखा जो है बंद है, आप इसको चलाते हैं, ऑन करते हैं और दोबारा रोक देते हैं, तो डेफिनेटली ये इसी पोजीशन पे नहीं रुकेगा, कोई और पोजीशन भी हो सकती है। तो इसलिए हमारा जो अपना क्या कहते हैं, तो सर्कुलर पाथ को जब हम कोरिलेट करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ, तो जाहिर है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो पोजीशन है लाजमी नहीं कि मीन पोजीशन ही हो, कोई और पोजीशन भी हो सकती है। तो उसको जरा हम देखते हैं कि ये किस तरह और पोजीशन इसकी पॉसिबल है। ये देखें, ये बॉडी जो है वही पॉइंट P जो है बिल्कुल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा। अब पहले तो हमने इसका स्टार्टिंग पॉइंट लिया था O1 ये, लेकिन अब क्या है, अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल ये है, यहां से ये अपनी मोशन जो शुरू करता है, यानी कि जब हमने इसको देखा ये P पॉइंट जो है यहां पे लाई नहीं करता, बल्कि ये कुछ डिस्टेंस जो है O से दूर है, तो डेफिनेटली इसकी अब ये जो एंगल की वैल्यू कह लें कि फाई के इक्वल है, और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि P का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो T टाइम के बाद ये P जो है बिल्कुल यहां पे पहुंच जाता है, ये P जो है यहां पे पहुंच जाता है। अब इस सिचुएशन में ये देखिए, इसका ये जो पूरा एंगल बनता है ये किसके इक्वल होगा, ये फाई है, ये थीटा है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा के बराबर है, तो इसका क्या मतलब हुआ, हम कह सकते हैं कि थीटा जो है ओमेगा और टी का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो कि हमने कांस्टेंट ली है। अब ये देखिए, यहां से लेकर यहां तक का एंगल कितना बनेगा, इसको थीटा डैश कह लें, ये हो जाएगा थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई, ये टोटल एंगल यहां से यहां तक हो गया। अब इसका जो प्रोजेक्शन होगा डायमीटर AOB के ऊपर, AOB के ऊपर इसका जो प्रोजेक्शन होगा कह लें कि वो ये एंड पॉइंट है, तो अब ये एंगल थीटा नहीं होगा, बल्कि ये होगा थीटा डैश, थीटा डैश, थीटा प्लस फाई, इसको हम लिख सकते हैं थीटा डैश इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई। यानी कि अब जो फेस एंगल है इसके दो पोर्शन बन गए, एक ओमेगा टी बना और एक फाई बना। अब देखिए, जब t 0 के बराबर होगा, एट t इज इक्वल टू 0, ये फैक्टर जो है 0 के बराबर होगा, तो उस वक्त थीटा डैश जो है वो फाई के इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि जब t 0 के बराबर होगा तो थीटा डैश मीन फेज जो है उसकी वैल्यू फाई के इक्वल होगी, इसलिए इसको हम नाम देते हैं इनिशियल फेज का, यह कहलाता है इनिशियल फेज, या इसको फेज कांस्टेंट भी कहते हैं, ये फेज कांस्टेंट भी कहलाता है। यानी कि जब t की वैल्यू 0 के बराबर पुट करेंगे तो थीटा डैश यानी कि फेज जो होगा वो फाई के इक्वल होगा। अब फाई जो है ये इनिशियल पोजीशन है फाई अपना फेज की, तो थीटा डैश या फाई के इक्वल होगा, इसलिए फाई को इस अपना क्या कहते हैं कि रिलेशन में हम कहते हैं इनिशियल फेज, या इसका दूसरा नाम है फेज कांस्टेंट। अब देखिए कि इस सिचुएशन में फाई की वैल्यू हम 0 तस्वर करते हैं, तो जब फाई की वैल्यू 0 होगी तो उस वक्त हम थीटा जो है, जिनके थीटा जो है वो थीटा डैश जो है वो थीटा के बराबर होगा या ओमेगा टी के इक्वल होगा। लेकिन जिसका मैंने पहले बताया कि लाजमी नहीं है कि फाई जो है उसकी वैल्यू 0 हो, यानी कि इनिशियल पोजीशन लाजमी नहीं कि यहाँ पे हो, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, कोई भी पोजीशन हो सकती है। तो अगर थीटा अपना फाई जो है 0 के बराबर होगा तो सिचुएशन कुछ यूं आएगी, लेकिन अगर फाई जो है वो 90 डिग्री की हो जाए तो क्या होगा, ये देखिए, उस वक्त सिचुएशन कुछ यूं होगी कि हमारा जो इनिशियल पॉइंट होगा वो यहां पे लाई करेगा, यानी कि
ये कह रहे हैं ओ है, ये ओ डैश है, ओ डैश के साथ OP जो है, OP जो है इनिशियली ये एंगल बनाएगा फाई, और ये फाई की वैल्यू हमने ली है 90 डिग्री। इस वक्त फाई जो है, यानी कि ये जो फाई एंगल जो हमने लिया था, ये फाई जो है अब 90 डिग्री है। ये यहां से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां की बजाय यहां पे आ गया, ना यहां है ना यहां है, और ये पॉइंट P जो है यहां पे लाई करता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहां से इसने स्टार्ट लिया है, तो T टाइम के बाद ये बिल्कुल यहां पहुंच गया P, और याद रखिए इसकी एंगुलर वेलोसिटी वही हमने ओमेगा के बराबर ली है, जो कि कांस्टेंट है। सॉरी, अब ये फाई, ये थीटा, इसका क्या मतलब हुआ कि अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा। ये देखिए, यहां पे अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालें, यानी कि ओ एन की वैल्यू निकालें, तो ये हमारे पास जो रिलेशन आएगी एक्स की, ये ओ एन ये है एक्स, तो एक्स किसके बराबर होगा, जिस तरह पहले हमने डिस्कस किया था कि ये होगा OP साइन ऑफ थीटा डैश। ये क्या बनेगा, इस ट्राइंगल में ये बनता है परपेंडिकुलर, तो ये बनता है x इज इक्वल टू OP साइन ऑफ थीटा डैश। थीटा डैश की जगह ये वैल्यू पुट करें, और OP की जगह x0 पुट करें, x0 साइन ऑफ थीटा डैश, ये आ जाएगा ओमेगा t प्लस फाई। अब ये देखिए, फाई की जगह यहां क्या पुट कर रहे हैं 90 डिग्री, तो इसका मतलब x किसके इक्वल हो जाएगा, x0 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 90 डिग्री। तो ये साइन वाला जो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको हम एक्सपेंड करते हैं। तो आपको पता है कि साइन जो है अल्फा प्लस बीटा, तो ये होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस प्लस वन, कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये देखिए, कॉस 90 जो होता है वो तो 0 के बराबर हो गया, और साइन 90 1 के बराबर हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस ओमेगा टी के इक्वल, यानी कि साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। इस सिचुएशन में ये आ जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो हम x की वैल्यू यहां पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू x0 कॉस ऑफ ओमेगा टी आएगा। तो याद रखें, अगर इनिशियल फेज फाई के इक्वल होगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका होगा x इक्वल टू x0 साइन ऑफ ओमेगा टी। लेकिन अगर इनिशियल फेज जिसको हमने फाई से शो किया है, अगर वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, तो ये फिर डिस्प्लेसमेंट का हिस्सा निकालेंगे, x इज इक्वल टू x0 कॉस ऑफ ओमेगा टी। मेरे कहने का मकसद ये था कि अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, इनिशियल पॉइंट ये होगा, तो फिर रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए ये इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर इनिशियल पॉइंट हमारा ये होगा, तो फिर रिलेशन जो है ये इस्तेमाल करेंगे। इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। मिसाल के तौर पर आप झूला झूल रहे हैं, तो एक है आप मीन पोजीशन से शुरू करते हैं अपने जो ऑसिलेशन जो है उसको काउंट करना, तो मीन पोजीशन पे थीटा की वैल्यू 0 के बराबर होगी। अब इधर से आप इधर जा रहे हैं, जब यहां पहुंचेंगे तो उस वक्त, यानी कि अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे ले रहे हैं, मीन पोजीशन की बजाय एक्सट्रीम पोजीशन पे ले रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर आपका फेज जो है इनिशियल फेज, उसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी। ये देखिए, यहां से अगर हम शुरू करते हैं तो इनिशियल फेज की वैल्यू जो है 90 डिग्री होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यहां से शुरू करते हैं तो फिर इनिशियल फेज की वैल्यू 0, लेकिन अगर आपको यह कहा जाता है कि इनिशियल फेज की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, तो इसका मतलब यह होगा कि आप एक एंड के ऊपर, यानी कि एंड से आप स्टार्टिंग पॉइंट जो है एंड पे ले रहे हैं या एक्सट्रीम पोजीशन पे ले रहे हैं। तो ये डिफरेंस हुआ। इनिशियल फेज से हमें ये पता चलता है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट किधर है। अगर यहां हम फाई जो है 0 के बराबर लेते हैं, तो इसका मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मिड पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर हम एंगल लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं ऐसे एंगल के ऊपर जब जो उसका फाई की वैल्यू यानी कि 90 डिग्री की बनती है, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं है, बल्कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यानी कि एक एंड से हमने इसकी ऑसिलेशन जो उसको शुरू किया है। और
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मेन पोजीशन से शुरू करते हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट हमारा मेन पोजीशन होगा, तो फिर डिस्प्लेसमेंट जो है इस रिलेशन से हम निकालेंगे। लेकिन अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन होगी, तो फिर रिलेशन जो है ये हम इस्तेमाल करेंगे x = x0 cos of ओमेगा t। तो ये डिफरेंस है, फाई जो है कोई भी हो सकता है, लाजमी नहीं। यहाँ तो हमने लिया ना कि या 0 है या 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री भी हो सकता है। सिंपल बात समझिए, अगर इनिशियल फेज 0 है, इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा मिड पोजीशन के ऊपर है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर है हम। और अगर हमारा इनिशियल फेज जो है वो 90 डिग्री का है, इसका मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है इस एक्सट्रीम पोजीशन पे है। अगर हमारा जो इनिशियल पॉइंट है या इनिशियल फेज है वो 180 डिग्री के बराबर है, तो अब देखिए पहले ये बॉडी जो है, यानी कि आपका झूला जो है इधर जा रहा था, अब आपका झूला जो है वो इधर जा रहा है, या पेंडुलम जो है इधर जा रही है। अभी यानी कि इनिशियल फेज 180 डिग्री का है, आप इधर नहीं जा रहे, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर आपका इनिशियल फेज जो है वो 270 डिग्री का है या 3π/2 रेडियन के बराबर है, इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये एक्सट्रीम पोजीशन होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल फेज से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है ऑसिलेटर का वो कहाँ है, बाकी पैरामीटर इससे तब्दील नहीं होते। यानी कि ना तो इसके एम्पलीट्यूड में तब्दीली आती है, देखिए यहाँ भी एम्पलीट्यूड जो है x0 के बराबर था, यहाँ भी एम्पलीट्यूड x0 के बराबर है, यहाँ भी ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के बराबर थी, यहाँ भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के बराबर है। इसका मतलब यह है कि ना फ्रीक्वेंसी में फर्क पड़ता है, ना इसके एम्पलीट्यूड में फर्क पड़ता है। इनिशियल फेज से ये हमें पता चलता है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कहां पे लाई करता है। अच्छा बेटे,